प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में इस वर्ष आप रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकालीन कवियों का संग्रह जो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसका नाम है रीतिकालीन काव्य संग्रह। इसमें 8 कवि, जिनके नाम हैं केशवदास, बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, महाकवि भूषण, मतीराम और वृंद हैं, इनकी चुनिंदा रचनाएं इस वर्ष आपको पढ़नी है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो प्रथम कवि हैं, जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य भी कुछ लोग मानते हैं, जिनका नाम है केशवदास, इनके जीवन के बारे में और इनके रचना कौशल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं आज की। केशवदास जी का जन्म संवत 1618 ईस्वी में और इनका देहावसान संवत 1680 ईस्वी में हुआ था। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। यानी राजस्थान में जो कुम्हेर कस्बा है, वहाँ इनका जन्म हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। केशव के पूर्वज गोपाचल में राजाश्रित रहे थे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों से आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कवि प्रिया में किया है। वे कवि प्रिया में लिखते हैं, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल के सबदास। केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाढ़े विप्र वंश में हुआ था, यानी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्हें वेदांतवादी मिश्र कहा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछावासी ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहाँ के व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त हैं। भग्नावशेष यानी टूटा फूटा घर। केशवदास ने विधि पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में ये हिंदी साहित्य की इतिहास की जो पुस्तक है, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उसमें मिश्र बंधुओं ने केशव पुत्रवधू नामक कवित्री का उल्लेख भी मिलता है इस पुस्तक में। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थीं। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण विदुषी महिला थी। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजाश्रय प्राप्त हुआ, जो जीवन पर्यंत बना रहा। अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराजा इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने।
उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम शाह, रतन सेन, अमर सिंह, चंद्रसेन ने भी केशवदास का सम्मान किया था। ये तो हुई इनके जीवन के बारे में सामान्य जानकारी। अब उनके कृतित्व के बारे में बात करते हैं, उनके रचना कौशल के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है और आधार ग्रंथों के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर तथा काव्य कल्पलतावृत्ति आदि को ग्रहण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे। यानी केशव का मानना था कि जिस कविता में अलंकार नहीं है वो कविता सुंदर नहीं हो सकती। भूषण के बिना यानी अलंकार के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि दुरूहता यानी कठिनता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। यानी चमत्कार प्रदर्शन प्रियता के मोह में पड़कर केशव की कविता बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, दुरूह है और कहीं कहीं उसमें नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए केशव को आलोचकों ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। सुवर्ण की खोज में, सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण यानी अच्छे शब्द, तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। यानी आचार्य केशव का जो सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन है वो भी मौलिक नहीं है। उनका संस्कृत साहित्य का भाषानुवाद मात्र है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होती है। यानी राजा के आश्रय में रह करके राजा से पारितोषिक प्राप्त कर लेना, उनके राजाश्रय को बनाए रखना और अपने संस्कृत ज्ञान की धाक है वो ब्रज भाषा में जमाना, केवल यही प्रतीत होता है जब हम उनके काव्य को पढ़ते हैं। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियों में मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का प्रधान आधार है। रामचंद्रिका के कुछ चुने हुए अंश इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भगवान राम की कथा केशव ने अपने हिसाब से लिखी है और एक किंवदंती है कि जब रामचरितमानस लोकप्रिय हो गया जन जन में, तो लोगों ने जब चर्चा की केशव के सामने कि बाबा तुलसीदास ने इतनी सुंदर रचना लिखी है, तो केशव ने अहंकार में भर करके कहा कि ऐसी रचना तो मैं एक रात में लिख सकता हूँ। और कहते हैं कि
केशव की जो रामचंद्रिका है वो केशव ने एक रात में ही लिख दी थी, ऐसी लोक कथा प्रचलित है। उनकी ख्याति का मुख्य आधार रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में यानी प्रबंध काव्यों में वीर सिंह देवचरित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नक्शिक नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। ग्रंथों की विषय वस्तु और वर्णन शैली देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने रीति परंपरा के साथ वीर काव्य की परिपाटी को भी अपनाया है और भक्ति की धारा से भी तटस्थ नहीं रहे हैं। यानी इनकी कविता में भक्ति पर रचनाएं हैं, वीर रस की रचनाएं भी हैं और रीति की जो परंपरा है काव्य शास्त्र पर रचना कर्म करना, इन तीनों को इन्होंने अपने लेखन में अपनाया है। विज्ञान गीता संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की तरह उपदेशात्मक पौराणिक ढंग की रचना है, जिसमें काव्य तत्व दार्शनिकता के वाग्जाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, यानी बहुत अधिक छंदों का प्रयोग किया है केशव ने रामचंद्रिका में, इसलिए रामचंद्रिका को आलोचकों ने छंदों का अजायब घर भी कहा है। संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की धुरता में निहित है। यानी इनकी केशव की रामचंद्रिका में राम के प्रति भक्ति का वो भाव दृष्टिगोचर नहीं होता जो अन्य राम भक्त कवियों में दिखाई देता है, खास तौर से तुलसी की रामचरितमानस में। हाँ, रामचंद्रिका में संवादों की बहुलता है, उक्ति वैचित्री है, रूढ़िगत वर्णन भी है और अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग है और इन सब के कारण जो भक्ति का भाव है वो कहीं विलुप्त हो गया है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पहले भी मिलने लगा था, उसका साहसपूर्वक स्थापन और निर्वहन किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया है उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया विशेष है। इन रचनाओं की अनेक हस्तप्रतियां सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई हैं, जिससे केशव की लोक प्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था, जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुकरण प्रवृत्ति रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का यानी शुरू करने का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था।
रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्यक्रम में जिस प्रथम कवि को रखा गया है, जिनका नाम है आचार्य केशवदास, जिनको रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, उनकी जीवनी के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचना कौशल के बारे में चर्चा की। कल हम लोग इनकी जो रचना आपकी पाठ्यक्रम रखी गई है उन पर चर्चा करेंगे। और जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि भी आप अपनी टेक्स्ट बुक खरीद लें, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है तो अगर वो टेक्स्ट बुक हमारे हाथ में हो और फिर ये वीडियो सुना जाए तो अर्थ समझने में आसानी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये काम अब तक कर लिया होगा, क्योंकि उस बात को तो 1 महीना 1.5 महीना से ऊपर हो गया है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं और केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसके चयनित अंश जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम रखे गए हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो कल तक के लिए विदा, नमस्कार।